हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये सब्जेक्ट बेटा दोनों ब्रांचों में, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, दोनों में चलता है। तो आप अगर किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं और अगर आप नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एडवांस लेवल तक, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगर टेक्निकल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाह रहे होंगे तो वहां पर इस सब्जेक्ट को जरूर देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिक से लेके चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सिलेबस क्या हम पढ़ने वाले हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक वीडियो इससे पहले, लेक्चर फर्स्ट, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो नेटवर्क में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो सारी टर्मिनोलॉजी हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आज के इस लेक्चर में कुछ हम बेसिक लॉ जो इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं या करंट मेजर कर रहे होते हैं तो ये लॉ कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। कौन कौन से लॉ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले ओम्स लॉ, जो कि बिल्कुल बेसिक लॉ है और आप ऑलरेडी जानते भी होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो भी सकते हैं जिनको अभी तक नहीं पता होगा क्या होता है ओम्स लॉ, बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जरूर पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट टू लॉ जो है ये हमारे किरचॉफ्स के लॉ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने में, जिसमें किरचॉफ्स करंट लॉ है हमारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इससे ये वाला लेक्चर भी आपको यूट्यूब पर डेमो के तौर पर मिल जाएगा और एक लेक्चर और आपको यूट्यूब पर डेमो के तौर पर मिल जाएगा। उसके बाद के जो बाकी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। अगर आपको फुल सब्जेक्ट पढ़ना है, फुल डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स जितने भी है हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कवर करना है, तो आपको विजिट करना होगा हमारा एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो। अगर आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के थ्रू आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अपने जो कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में एड्यूरुद्रम अपने कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो चाहे बीसीए के स्टूडेंट्स हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओम्स लॉ की। बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक लॉ है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हर जगह पर। आप देखेंगे कहीं भी अगर कोई नेटवर्क आप सॉल्व कर रहे हैं तो पता नहीं कब कहां कैसे एकदम ओम्स लॉ लग जाता है किसी भी फॉर्म में। करंट मेजर करनी है तो ओम्स लॉ लग जाता है, वोल्टेज मेजर करनी है तो ओम्स लॉ लग जाता है, अगर रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो मेजर करना है तो भी ओम्स लॉ लग जाता है वहां पर। ठीक है, क्या होता है ओम्स लॉ? बस सिंपल सा लॉ है कि हमारा अगर कोई नेटवर्क है या कोई सर्किट है, जैसे अगर आप देख रहे हैं उसमें कोई अगर एलिमेंट लगा हुआ है, जैसे अगर बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पर रेसिस्टर की, क्योंकि रेसिस्टर, यहाँ रेसिस्टेंस की बात हो रही है, आर जो है क्या है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई एक हमारा अगर सर्किट है, कोई नेटवर्क है जिसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस आर है और जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, अगर जैसे सपोज करो यहाँ पर वी आर, और उस रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी आई। बट आप एक टर्म यहाँ पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक चलूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिल्कुल इजी बनाने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट को। काफी सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो बेटा इस सब्जेक्ट से आप पीछे नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि एक अगर कंपिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप टेक्निकल में, वहां पर भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा इसलिए छोटी छोटी जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको भी जरा नोट डाउन करते चलें, ध्यान रखते चलें। मैंने अभी बोला यहाँ पर मैं कभी तो रेसिस्टर बोल रहा हूं, कभी रेसिस्टेंस बोल रहा हूं, तो क्या डिफरेंस है? ऐसे ही चल के आगे हम बात करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, ऐसे ही हम बात करेंगे इंडक्टर और इंडक्टेंस की। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, जैसे रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर मैं बोल रहा हूं ये रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर क्या है? मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट जो मैंने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, जो डिवाइस मैंने यहां पर कनेक्ट की हुई है वो मेरा रेसिस्टर है। उसकी वैल्यू कितनी है वो उसका रेसिस्टेंस होता है। मान लो जैसे ये रेसिस्टर जो लगा हुआ है ये तो रेसिस्टर है और ये मैंने कहा कि ये 5 किलो ओम का है, तो ये जो 5 किलो ओम इसकी जो वैल्यू है ये रेसिस्टेंस है किसका? इस रेसिस्टर का। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां रेसिस्टर बोलना है, जरूरत है रेसिस्टर की, तो रेसिस्टर बोलिएगा, जहां उसकी वैल्यू आपको बतानी है तो वहां पर उसका रेसिस्टेंस बोलिएगा। सेम कंडीशन कैपेसिटर के साथ आती है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर जो एलिमेंट है और उसका जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस उसका हो जाता है। सेम इंडक्टर और इंडक्टेंस में भी होता है। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज को, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में और टेक्निकल एग्जाम में परेशान कर देती हैं, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होती हैं। ठीक है,
तो अब ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ अगर हमारा, जैसे मैंने बताया, कोई एलिमेंट एक रेसिस्टर लगा हुआ है, उस रेसिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V, और उसमें सर्किट में अगर सर्किट क्लोज है पूरा तो उसमें कोई करंट जरूर फ्लो होगा। तो दैट मीन्स अगर उस रेसिस्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा तो जो वोल्टेज होगी और जो करंट होगा उस रेसिस्टर के, दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये कहता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, क्या कहता है कि कोई सर्किट में अगर कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, उस रेसिस्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, क्लियर। तो क्या कह रहा है, अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज, यानी कि V हमने मान लिया, अक्रॉस द रेसिस्टर R, अक्रॉस द रेसिस्टर R हमने मान लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि उस रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल एकदम ओम्स लॉ, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो ओम्स लॉ है उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमारा होता है। अब ये प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के हिसाब से हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जो रेसिस्टेंस होता है हमारे रेसिस्टर का, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, I के, तो उसको अगर हम लिखेंगे फाइनली तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, अगर I हमारा स्मॉल ही बना लेता हूं, IR हमारा यहां पर हो जाएगा, जहां पर V क्या है, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है उस रेसिस्टर में, ना कि जो वोल्टेज सोर्स है, उस रेसिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है, और I क्या है, उस रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, और R क्या है, उस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है। क्लियर, बेसिक सी चीजें समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मूले से हम काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नेटवर्क है जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कोई रेसिस्टर है उसमें हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, उसमें करंट कितनी है वो कैसे मेजर करेंगे, उस रेसिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है कैसे मेजर करेंगे, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, V अपॉन R, मतलब जितनी वोल्टेज वहां पर ड्रॉप हो रही है और जितना उसका रेसिस्टेंस है, उस वोल्टेज को उस रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, अगर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो मेजर करना है, तो V इक्वल टू IR हमें ऑलरेडी पता ही है। और अब हमें क्या है कि एक रेसिस्टर दिया हुआ है, उसमें बोला कि इतनी करंट फ्लो हो रही है और इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो हो जाएगा V अपॉन I। तो आई थिंक एक ही फॉर्मूले से समझ लीजिएगा कि ये ओवरऑल 3 फॉर्मूले बन गए, या एक ही लॉ से 3 फॉर्मूले बन गए। तो अगर हमें वोल्टेज निकालना है किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किसी रेसिस्टर में, और अगर करंट निकालना है या रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो क्लियर हो गया ओम्स लॉ। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए केवल, ताकि आपको इस सब्जेक्ट में आगे चलकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें आप बहुत इजीली समझते चलें। जैसे मैं कहूं कि बेटा बस इस नेटवर्क में यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या है और डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल की यहां पर बात होगी, देन उसके बाद केवीएल की यहां पर बात होगी। बस जस्ट 1 सेकंड बेटा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं किरचॉफ्स करंट लॉ। 2 लॉ मैंने बताया किरचॉफ्स के, 2 लॉ हम यहां पर पढ़ते हैं, एक तो करंट लॉ और एक होता है वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, वोल्टेज लॉ क्या कहता है, चलिए 1 बाय 1 करके एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक टर्मिनोलॉजी बताई थी नोड। तो नोड क्या था, जैसे सपोज करो कोई एक नेटवर्क है हमारा, यहां पर कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से, यहां पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां पर फिर से अगेन एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां पर फिर से एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और यहां पर फिर से एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां पर और चाहे रेसिस्टर लगा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये हमारा, मैंने कहा ये नोड है, आपको पता है ये नोड है। यहां पर मैंने मान लिया रेसिस्टर मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, इस तरीके से ये R4 हो गया। क्लियर। तो ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक नोड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट जो हमारा एक्चुअल में होता है उसको हम नोड बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इस नेटवर्क में बात करूं, कोई अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा और इस नेटवर्क में भी कोई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, मैंने माना कि रेसिस्टर R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I1 है, इसमें मैंने रेसिस्टर R2 में डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ है इस तरीके से, तो मैंने मान लिया यहाँ पर I3 फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस नोड के रेस्पेक्ट में बनाऊं करंट का डायग्राम, तो यहां पर ये नोड मैंने बना लिया, एक तो इधर की तरफ ये वाली I3 इधर जा रही है, ये कौन सी करंट हो गई, I3। एक यहां पर इस तरफ आ रही है, ये यहां से ये कौन सी आ रही है, I1। ठीक है, और एक ही नीचे की तरफ अगर इस रेसिस्टर में देखूं तो ये कितनी है यहाँ पर I2।
क्लियर। तो आप इस पर्टिकुलर नोड पे देख रहे होंगे कि जो I1 है वो इनकमिंग करंट है और जो I3 एंड I2 है वो आउटगोइंग करंट है। अगर मैं उस नोड के रेस्पेक्ट में निकालूं तो KCL क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, कि किसी पर्टिकुलर नोड पर कितना हमारा क्या है स्टेट, मतलब करंट कितनी है या क्या है हमारा वहां पर स्टेटस, वो चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर नोड पर हम कैलकुलेट करते हैं या अप्लाई करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो आप यहां पर देखेंगे इस नोड पे मैं अगर कहूं, इस नोड के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो इनकमिंग करंट I1 है और आउटगोइंग करंट मेरी I2 एंड I3 है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट एट अ पर्टिकुलर नोड, the algebraic sum of incoming and outgoing currents is equal to 0। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से यहां पर लिखकर दिखा सकता हूं, समेशन IN मतलब नंबर ऑफ करंट जो भी हमारी होंगी इनकमिंग एंड आउटगोइंग इक्वल टू 0, उनका एल्जेब्रिक सम की यहां पर बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब ये एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है, क्या रोल है एल्जेब्रिक सम का। देखो ये मैंने कहा ये I1 है, ये I2 I3, तो मैं क्या कर दूं, I1 लिख दूं प्लस I2 लिख दूं प्लस I3 लिख दूं इक्वल टू 0 कर दूं। क्या ये एल्जेब्रिक सम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक I1 तो इनकमिंग है, दो आउटगोइंग करंट है, मतलब एक तो करंट आ रही है और बाकी दो यहां से जा रही हैं। तो दैट मींस इनकमिंग और आउटगोइंग की जो हमारे साइन कन्वेंशन होगा या जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम इनकमिंग को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो आउटगोइंग को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर इनकमिंग को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे दैट मींस आउटगोइंग को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है और उनका ही जो सम होता है उसी को हम एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। जैसे इस वाले केस में, अगर मैं इस वाले डायग्राम के केस में यहां पर बात करूं तो आप देख रहे हैं कि मेरी I1 इनकमिंग है और I2 I3 आउटगोइंग है। तो मैंने क्या कहा कि I1 मैंने पॉजिटिव ले लिया, बाकी दोनों मैंने I2 और I3 जो है मैंने नेगेटिव ले लिए, दोनों आउटगोइंग है इक्वल टू 0। और इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं कि I1, जस्ट 1 सेकेंड, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये भी लिख सकते हैं इसको फिर इस तरीके से, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था इसके लिए, ठीक है, इस केस में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है, पढ़ लेते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ करंट लॉ जो है वो बेस्ड होता है किस पर, हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप ऑलरेडी 11-12 में पढ़ के आ चुके होंगे। हम बात कर लेते हैं क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द नोड इज 0, यानी कि किसी पर्टिकुलर नोड पर जो करंट मिल रही है, चाहे वो आने वाली हो या जाने वाली हो, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता दिया है। यहाँ पर ये मैंने बता दिया IN जो है मेरी करंट्स है, जो भी ब्रांचेस वहां पर मीट हो रही है, मिल रही है नोड पर, उसमें जो भी करंट्स हमारी होंगी, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड्स, मतलब दूसरी टर्म में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब ये है कि जो हमारी करंट, जो इनकमिंग करंट है उनका सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का जो सम है वो इक्वल होता है। या तो इस तरीके से कह लीजिए या इस तरीके से कह लीजिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, या द सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट आर इक्वल। इस तरीके से भी कह सकते हैं, दोनों का जो सम है वो हमारा इक्वल होता है किसी पर्टिकुलर नोड पर। तो ये है हमारा क्या, किरचॉफ करंट लॉ। इस वाले केस में जो डायग्राम दिया हुआ है इस केस में भी आप देख के बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे I1 और I2 जो है इनकमिंग करंट है, I3 I4 भी इनकमिंग है, I3 एंड I5 जो है वो मेरी आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर इनको मैं पॉजिटिव मान लूं इनकमिंग को, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 एंड I4, ठीक है, ये मेरी इनकमिंग है, माइनस I3 और माइनस I5 इक्वल टू 0। या इसे अगर मैं उस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस वाले उधर ले जाऊंगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5, इस तरीके से लिख लेंगे, बस सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी सेम इसी तरीके से है जैसा हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। उसमें हमने नोड की बात करी थी, यहाँ पर हम बात कर लेंगे लूप की या सर्किट की। ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो भी बेस्ड है हमारा किस पर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
जैसे वो जो करंट वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है पर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा क्लोज पाथ है, जो क्लोज सर्किट है, उसमें जो भी हमारा वोल्टेजेस होंगे उनका भी अलजेब्रिक सम कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। जितनी भी वोल्टेज होगी, कोई हमारा क्लोज लूप है, एक तरीके का क्लोज सर्किट है, कोई क्लोज पाथ है, उसमें जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होंगी, जहां जहां जितनी वोल्टेज होंगे, वोल्टेज हमारी जितनी भी होगी, उन सबका अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। या दूसरा केस क्या होता है बताऊंगा अभी, जस्ट अभी देखिएगा क्या कि इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। मतलब जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे V1 यहां पर है, V2 इस रेसिस्टर में ड्रॉप हो रही है, V3 इस रेसिस्टर में ड्रॉप हो रही है, V4 यहां पर सोर्स लगा हुआ है, V5 इसमें जो भी टर्मिनल जो भी एलिमेंट हमारा होगा वहां पर है वोल्टेज, ठीक है। तो इनका जब मैं अलजेब्रिक सम करूंगा तो उसमें करंट में तो हमारा क्लियर था कि जो इनकमिंग करंट है उनको अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो आउटगोइंग को हम नेगेटिव मान लेंगे, अगर इनकमिंग को नेगेटिव मान लिया तो आउटगोइंग को हम पॉजिटिव मान लेंगे। इसमें साइन कन्वेंशन का क्या तरीका होता है, तो इसमें साइन कन्वेंशन का सिंपल तरीका है, बस ध्यान रखिएगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन गिवन होते हैं कुछ। अगर आप देखेंगे, आप वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन ये रेसिस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, देन इसमें देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, दो तरीके होते हैं कि आप जो स्टार्टिंग वाला साइन है उसको कंसीडर करते हुए चलें, उसके अकॉर्डिंगली अपना जो वोल्टेज है पॉजिटिव या नेगेटिव करते चलें, या जो सेकंड वाला है उसके अकॉर्डिंगली करते चलें। बस किसी एक के थ्रू अगर स्टार्ट कर रहे हैं उसी के थ्रू सब में करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये वोल्टेज सोर्स स्टार्टिंग वाला माना, मैं इसके स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, सपोज करो यहां से, और यहां से मैं चलूंगा और यहीं पर आकर मैं रुकूंगा। तो इसका जो पहला साइन है, देखो मैं डायरेक्शन कौन सी है करंट की, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन के फॉर्म में हम चलेंगे क्लॉकवाइज उसी तरीके से जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है, ये जैसे सपोज करो आई, तो मैंने यहाँ पर देखा पहला साइन क्या है इसमें नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो मैं पहले साइन के अकॉर्डिंग मान, जनरली ज्यादातर पहले साइन के अकॉर्डिंग मानते हुए चलते हैं, तो मैंने पहले साइन के अकॉर्डिंग माना यहाँ पर, तो V1 क्या हो गया मेरा नेगेटिव हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिखा V1 मेरा नेगेटिव हो गया। देन मैं यहां पर चला, इसका पहला साइन क्या पॉजिटिव, तो मैंने प्लस V2 लिखा, फिर मैं आगे चला, इसका पहला साइन क्या है पॉजिटिव, तो फिर अगेन मैंने V3 लिखा, फिर मैं आगे चला, पहला साइन क्या है नेगेटिव, तो मैंने V4 लिखा, फिर मैं आगे चला, पहला साइन क्या है पॉजिटिव, तो V5 लिखा, इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी कि जो जितने भी वोल्टेज सोर्स वोल्टेजेस हैं मेरे यहाँ पर इस सर्किट में, वो जो ड्रॉप हो रहे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम कितना हो गया 0। अलजेब्रिक सम ऐसे मत ले लेना कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इक्वल टू 0, वो गलत हो जाएगा। आपको ये जो साइन यहाँ पर गिवन होंगे ना, अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखा होगा रेजिस्टर में, तो कहीं ना कहीं वहां पर साइन भी जरूर मेंशन होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी बेटा, तो उसमें रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा होगा, तो वहां पर जो हमारे वहां पर रेसिस्टर होते हैं, जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं फाइनली लोड रेसिस्टर पर, तो वहां पर भी बेटा साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइन का वहां पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी अगर उस फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि मैंने क्या करा, अच्छा ये V1 है, इसको मैंने VI को बना दिया, मैंने करा V1 और कौन सा है माइनस वाला, प्लस लगा दिया V4, बस दो ही है, V1 प्लस V4 इक्वल टू, बाकी सबको मैं उधर ले गया V2 प्लस V3 प्लस V5। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, जैसे कि करंट वाले में लिखा था। तो दोनों ही चीजें सही हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर Vn जो है वोल्टेजेस होगी हमारी, जो भी हमारा लूप होगा उसमें जो ब्रांचेस होंगी अलग अलग, उनके जो भी वोल्टेजेस होंगे वो हमारे क्या होगा Vn होगा, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखिए, हम अगर सेकंड वाला कंसीडर करेंगे तो सेकंड वाला साइन, अगर एक में करेंगे तो सब में फिर सेकंड वाला ही साइन कंसीडर करेंगे। इस चीज का बेसिक सा ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तीन लॉ हमने बेसिक से डिस्कस करे। ओम्स लॉ क्या होता है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैं आपको लेके चला हूँ, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। इस सब्जेक्ट के मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का डर न लगे और इजिली सब्जेक्ट को बहुत इजिली समझते चले और करते चलें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।